हे गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, हमारा नया टॉपिक, चैप्टर नंबर 8 जो है एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए, बहुत जबरदस्त वाला हमारा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है। और ध्यान रखिएगा कि अगर मैं चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर सेकेंड, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 यानी 4 चैप्टर्स का ये कॉम्बो है जो कि साथ में कंबाइंडली काफी अच्छे मार्क्स के लगभग मान सकते हैं कि 15 मार्क्स से ऊपर के क्वेश्चन जो है वो इन 4 चैप्टर में से मिला करके बन जाते हैं। तो हर बार करीब करीब एनालिटिकल प्रोसीजर का एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को एग्जाम के अंदर दिख ही जाता है और उसके अलावा एमसीक्यूज वगैरह तो अपने ही है। तो आइए बात शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 पर, यानी कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स। चलिए जी। तो अब बच्चे लोगों, ध्यान में आपको ये रखना है कि अब हम लोग लगभग एकदम ऑडिट प्रोसीजर के एंडिंग पार्ट पर आ जाते हैं जब हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर की बात को करना शुरू करते हैं कि भाई एनालिटिकल प्रोसीजर आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम लोग करीब करीब जो है वो ऑडिट के एंडिंग प्रोसीजर तक आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, जब आप लोग मेनली चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं तो चैप्टर नंबर 3 से हम लोगों के सामने बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर बच्चों निकल करके आते हैं, है ना। क्या निकल करके आते हैं? बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स निकल करके आते हैं। अब जब आप ऑडिट प्रोसीजर की बात करते हो तो आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि एंटिटी में जिस वक्त में भी हम एंटर होंगे सबसे पहले हम लोग लगाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, बराबर से, जो मेनली आप लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ने वाले होते हैं, बराबर। तो सबसे पहले आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया। सर, ये रिस्क असेसमेंट लगाने से एक्चुअल में हुआ क्या? बच्चों, रिस्क असेसमेंट लगाने से कहीं ना कहीं एंटिटी के साथ में ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है। समझ रहे हैं कि भाई जिस एंटिटी की आप ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं उससे आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग सेट हो जाएगा कि भाई क्या वहां पे काम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से कंट्रोल एप्लीकेबल है, कहां पे रिस्क कम है, कहां पे रिस्क ज्यादा है। ये सारा रिस्क असेसमेंट जो है वो आप स्टार्टिंग लेवल पे ही कर लेते हैं, बराबर से। बहुत सिंपल है। देन ये करने के बाद बच्चों अगला स्टेप हमारे पास में आता है कि हम लगाते हैं अदर प्रोसीजर्स। ठीक है, अब आप बात को समझिएगा कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब आप अदर प्रोसीजर लगाने की सोचते हैं तो हमारे पास में 2 चीजें यहां पर निकल करके आती हैं। चलिए जी, 2 चीजें कौन कौन सी आपको मैं बताने जा रहा हूं। जैसा आप लोग जानते हैं कि अदर ऑडिट प्रोसीजर में 2 तरह की चीजें हमारे पास में है। एक हमारे पास में होता है टीओसी, यानी जिसको आप लोग बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बराबर, बहुत सिंपल है। और दूसरा हमारे पास में होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बराबर से। यानी सब्सटेंटिव का मतलब हो गया सब्सटेंशियल, यानी कि कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे लगने वाला है। ठीक है, अब टीओसी के अंदर आप लोग सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहां पे हम लोग बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो कितना जबरदस्त है, बराबर। यानी यहां पे ऑडिटर चेक करने की कोशिश करता है कि भाई उसका एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का पोजीशन उस वक्त में क्या है। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल के बेस पे ही बच्चे लोगों को डिसाइड होता है कि हमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे कितना नेचर, टाइम और एक्सटेंट डिसाइड करना है। सबसे पहले देखो, एनालिटिकल पे जाने से पहले आप इस कनेक्शन को समझो कि ये सारा एक सीक्वेंस है कि सबसे पहले आपने रिस्क असेसमेंट लगा करके एंटिटी को अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आपने लगाया टीओसी। क्योंकि आप सब जानते हो जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा उतने ही कम हमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, है ना। और जहां पे अगर उनका आईसीएस हमको दिखेगा कि वीक है, कमजोर है, वहां पे हमको सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ाने पड़ेंगे। तो अल्टीमेटली टीओसी को चेक करेंगे, जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे तब जाकर के आपको पता लगेगा कि कितने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आप लोगों को लगा रहे हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, अब सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी अपने आप में 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है। ठीक है, तो ये कौन से 2 पार्ट है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर इसके 2 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ये आप मेरे साथ यहां से देखिए, आप लोग सब ये चीजें पढ़ के आए बच्चों। यहां पे हमारे पास में आता है टेस्ट ऑफ डिटेल, बराबर से। क्या आता है हमारे पास में बच्चे लोगों? हमारे पास में आता है टेस्ट ऑफ डिटेल। और दूसरे नंबर पर हमारे पास में आ रहा है जो चैप्टर अभी मैंने आप लोगों के साथ में स्टार्ट किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ये है एनालिटिकल प्रोसीजर, यानी टीओडी और एनालिटिकल प्रोसीजर।
बराबर। अब एक मजेदार चीज आपको यहीं पे इसी लेवल पे मैं बता दूं, जब हम लोग अभी क्या होता है एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सब पे मुझे भी आपसे बात करनी है, लेकिन ऑडिट प्रोसीजर के बारे में मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि सर एक रिस्क असेसमेंट होता है, एक अदर प्रोसीजर होता है, इसमें हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अदर प्रोसीजर में हमने टीओसी लगाया, टीओसी चेक करने से हमको पता लग गया कि क्या नेचर, टाइम और एक्सटेंड रहेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर का, बराबर। अब बच्चों सवाल आता है कि सर टीओडी पहले लगाते हैं या एनालिटिकल पहले लगाते हैं? एक्चुअल में दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिलहाल मैं आपको ये बताना हूं कि हम लोग कई बार अपन इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, प्लानिंग स्टेज पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लेते हैं। बच्चों सुनना मेरी बात को ध्यान से, जब हम लोग ऑडिट को प्लान कर रहे होते हैं उसी वक्त में हम, अब देखो, उसी वक्त में हम सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा देते हैं। हालांकि काफी सारी चीजें बच्चों अपन ने यहीं पे कर ली थी, रिस्क असेसमेंट वगैरह यहाँ पे कर दिया था, लेकिन वो हमने किया था बेसिक स्टेप से, यानी सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। लेकिन ये जो आपके प्रोसीजर है बच्चों, ये सब्सटेंटिव है। वर्ड समझिए, वर्ड का नाम ही क्या लिखा है, सब्सटेंटिव, यानी कि कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप यहाँ पे देखने वाले हैं, बराबर। तो जब आप प्लानिंग स्टेज के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर को देखते हैं, देखो आगे आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि एनालिटिकल प्रोसीजर प्लानिंग स्टेज पे भी होता है और कंप्लीशन स्टेज पे भी होता है। फिलहाल मैं आपसे प्लानिंग पे बात कर रहा हूं। प्लानिंग स्टेज पे जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर को लगाओगे तो बच्चों उससे अपने को पता लग जाएगा कि हमको टीओडी कितना करना है, इसका नेचर, टाइम और एक्सटेंड कितना रहने वाला है टीओडी का। जी हाँ, पर आप लोग सब जानते हो एक्चुअल ऑडिट जो है वो टीओडी है। क्या कहते हो बच्चे लोगों? एक्चुअल ऑडिट करना टीओडी होता है, क्योंकि इसी के अंदर आप लोग दो काम करते हो बच्चे लोगों, बहुत जबरदस्त वाले। आपका वाउचिंग इसी के अंदर है, आपका वेरिफिकेशन भी इसी के अंदर है। तो समझ लो कि मेन ऑडिट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस चेक करने के काम है, बैलेंसेस चेक करने के काम है, वो सारे टीओडी में होते हैं। तो जब आप प्लानिंग स्टेज पे ही एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लोगे तो उसी के बेस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि हमको कितना टीओडी लगाना है, बराबर। इसके रिजल्ट के बेस पे हमारा टीओडी का नेचर, टाइम और एक्सटेंड डिसाइड होगा। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर हमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए और रिजल्ट हमको फ्लक्चुएशन वाले नहीं दिख रहे हैं, फेवरेबल दिख रहे हैं, तो हमको टीओडी कम लगा के भी हम काम कर सकते हैं। और जहां हमको लगा कि एनालिटिकल प्रोसीजर के रिजल्ट नेगेटिव दिख रहे हैं, वहां हमको बट ऑब्वियसली टीओडी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बच्चों सब आपस में एक कनेक्शन आपका जो है चलने वाला है, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोग को एनालिटिकल प्रोसीजर पढ़ाना शुरू नहीं किया है, लेकिन आप समझ लें, मीनिंग सब बात करेंगे अपन बहुत जबरदस्त वाली, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि इनका आपस का कनेक्शन क्या है जो बहुत जरूरी है। जाते ही आपने आरएपी लगाया, ठीक है, फिर आपने टीओसी लगाया। टीओसी इसलिए लगाया ताकि इंटरनल कंट्रोल जिस पर डिपेंड करता है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर का एंटी क्या होगा। अब ये लगाने के बाद हमारे पास दो चीजें आती है, टीओडी और एपी। पहले टीओडी करके फिर भी एपी किया जाता है फाइनल स्टेज के ऊपर भी, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि प्लानिंग स्टेज पे भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देना चाहिए, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि टीओडी का एंटी कितना होने वाला है, कितना आप नेचर, टाइम और एक्सटेंड जो है वो उसके ऊपर यहाँ पे देने वाले हैं। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, बराबर से। तो कई बार हम लोग स्टार्टिंग में प्लानिंग स्टेज के ऊपर ही इस चीज को डिसाइड कर लेते हैं। ये कैसे होगा, जब प्लानिंग वाला पॉइंट अपन पढ़ेंगे तब फिर से आपको इसका एग्जांपल दूंगा बच्चों। इसी चार्ट को हम यहीं पे रहने देंगे, पर मैं आपको इसी के अंदर एक एग्जांपल देके बताऊंगा कि किस तरीके से प्लानिंग स्टेज के ऊपर हम इसको यूज करते हैं, बराबर। बहुत सिंपल काम है। चलिए जी आगे बढ़ जाऊं आप लोगों के लिए। तो बच्चों अब हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर का नाम है एनालिटिकल प्रोसीजर। बहुत प्यारा चैप्टर है, ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। यहां पर हमारा ऐसे काम करता है 520। देखिए ऐसे 500 का पूरा हमारा एक सीरीज है, और सीरीज के सारे चैप्टर आप लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हो, और एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हो इससे जस्ट पहले वाला, ऑडिट सैंपलिंग वाला, जो है हमारा ऐसे 530, ठीक है। अब एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, पहले तो वर्ड पकड़ लेते हैं बच्चों, एनालिसिस करना। जैसे कि आज के लेक्चर के थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि मैंने एक वर्ड लगा रखा है वहां पे, एनालिसिस। तो अब हमने कहा सर ये एनालिसिस करना क्या होता है। अक्सर आप लोग देखते हो कि भी सिचुएशन के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करते हैं, यानी कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास में है, उसके बेस पे हम लोग कहीं पे कुछ एस्टिमेशन लगाते हैं, है ना, कि भाई कोरोना सिचुएशन का एनालिसिस जब हमने किया, जब हमने चेक किया, कुछ फिगर्स हमारे पास में आए, उससे हमने ये एनालिसिस किया कि ये रिजल्ट निकला होगा, फिर उसको रियल से आप कंपेयर करते हो बच्चों। एग्जैक्टली वही एनालिसिस यहाँ पे भी है। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपको एग्जाम के अंदर कई बार बताते हैं, बेटा देखो इस बार इस चैप्टर से इतने नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस बार ये वाला टॉपिक आने के चांसेस हैं। सर आपको कैसे पता? बेटा एनालिसिस कहता है। कैसे किया सर?
पिछले सालों के जो पेपर्स थे उनमें जिस चैप्टर से जितने जितने नंबर के क्वेश्चन आए उन सबका हमने एक एनालिसिस किया और उस एनालिसिस का कंपैरिजन करके हमने एक एस्टीमेट लगा करके आपको दिया कि हो सकता है इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस बार क्वारी हो जाए, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ करके जाना। बराबर। तो हमारा एनालिसिस कई बार करेक्ट भी हो सकता है, कई बार रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी ऑडिटर बच्चों 100% गारंटी तो कोई भी दे नहीं सकता। तो सर एनालिसिस वर्ड तो ठीक है, लेकिन इसका ऑडिट में क्या रोल है? आओ समझ लेते हैं ऑडिट में क्या रोल है। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस, बच्चों समझिएगा, एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बात है बच्चों, जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास में है सर, ये कहां से आती है बच्चे लोगों? ये आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसका इवैल्यूएशन करना। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है बच्चों? वो जो आपको दे रखी है P&L में या वो जो आपको दे रखी है बैलेंस शीट में, वैसे नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो सब इसी में इंक्लूड है, लेकिन फिलहाल मैंने 2 आइटम लिख दिए। इनमें जितने आइटम्स लिखे हैं जो मॉनिटरी टर्म्स के अंदर है बच्चों, वो सब हमारी हो गई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, याद रखिएगा ये इसका कीवर्ड है, कीवर्ड है। जब भी आप वर्ड देख लो कहीं पे प्लॉजिबल रिलेशनशिप, समझ लेना कि यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर की बात हो रही है। सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इस वर्ड का मतलब होता है पॉसिबल रिलेशनशिप, है ना? पॉसिबल, जो सही रिलेशनशिप है, जो सार्थक है, या जो पॉसिबल है कि हाँ भाई इन दो के बीच में रिलेशन हो सकता है। सर कैसे हमको समझाओ? अभी आपको सब समझाने वाला हूं। इवन मैं जब इसका फर्स्ट पेज पढ़ दूंगा तब तक आप लोगों को एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में सब कुछ पता लग चुका होगा। बराबर। बाकी की चीजें हमारे थोड़े से ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए और ज्यादा एग्जाम की तैयारी के लिए, बाकी एनालिटिकल प्रोसीजर को अगले 5 से 7 मिनट में आपको समझ में आने वाला है। बराबर। तो हमने कहा कि सर एनालिटिकल प्रोसीजर में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारी जो है हम उसका करते हैं इवैल्यूएशन। कैसे करते हैं? थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, है ना? थ्रू कैसे करते हैं? एनालिसिस करते हैं किसका? जो रिलेशनशिप है उसका, और इसमें कवर होते हैं बच्चों बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटास। खास बात ये होगी कि इसमें फाइनेंशियल डेटा भी है और नॉन फाइनेंशियल डेटा भी है, उन दोनों का रिलेशन भी है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर का मतलब बच्चों याद कर लो, इवैल्यूएशन करना किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप, पॉसिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो एनकम्पास सच इन्वेस्टिगेशन एज इट नेसेसरी ऑफ आइडेंटिफाई फ्लक्चुएशन। चलो जब ही बाद में जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर लगा देंगे और लगाने के बाद जब चेक करेंगे और अगर कोई फ्लक्चुएशन दिखे तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने वाले हैं। वो सब चीजें बात की बच्चों, ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है। द ऑडिटर चॉइस ऑफ प्रोसीजर मेथड एंड लेवल ऑफ एप्लीकेशन इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। पीजे हर जगह पे काम आता है, ये हमको पता है, ये कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है। तो मेरे लिए आप अगर ये एग्जाम में नहीं भी पढ़ के गए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मेन काम जो पढ़ना है वो डेफिनेशन आपको हर वक्त में याद होनी चाहिए कि यस सर इसका डेफिनेशन है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉजिबल रिलेशनशिप अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। बाकी आपको मैं सारी चीज यहाँ पे समझाने वाला हूँ। आइए जी बच्चों, अब इसका जो नेचर काम करता है उसमें 2 ही चीजें बच्चों खास है, इन 2 को समझ लीजिए। आप इन 2 टॉपिक को समझ के जब मेरे साथ यहां तक पहुंच जाएंगे बच्चे लोगों, तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर का फंडा सारा का सारा बहुत मैटर तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे अपन बात करते हैं बच्चों। इसमें नंबर 1 पे हमने लिखा है कंपैरिजंस। अब आप लोगों ने आज तक क्या पढ़ा कि सर हमने परचेज को चेक कर लिया, हमने सेल्स को चेक कर लिया, हमने सैलरी को चेक कर लिया, हमने सारी चीजों को चेक कर लिया जो जो एविडेंसेस हमको मिले। लेकिन ऑडिट बच्चों इससे बियॉन्ड भी कुछ है, इतना ही काम नहीं है ऑडिटर का, इससे बियॉन्ड भी है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर इंक्लूड द कंसिडरेशन ऑफ कंपैरिजन ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी अगर बच्चों मैं 2021 का 2021 का ऑडिट करने जा रहा हूं तो इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बच्चों मैं करने वाला हूं कंपेयर। सर किससे कंपेयर करोगे? बस यही देखिए बच्चे लोगों, मैं इसको कंपेयर करूंगा प्रायर पीरियड से। अब आपको एनालिसिस का मतलब समझ में आना शुरू हो गया होगा। हाँ सर अभी आपने यही तो कहा था, मुझे कैसे पता इस बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है? सर पिछले पेपर के एनालिसिस के बेस पे तो बच्चों एग्जैक्टली यही एनालिटिकल प्रोसीजर है कि आपको खाली करंट ईयर के रिजल्ट्स जो सामने वो ही नहीं देख रहे हैं, आपको ये भी कंपेयर करना है
कि इस बार की इंफॉर्मेशन का पिछली इंफॉर्मेशन के साथ में क्या कंपैरिजन है, और अगर उसमें कुछ बड़ा वेरिएशन दिख रहा है बच्चों तो इसका मतलब है कि भैया दाल में कुछ काला है कि दाल ही पूरी काली है, हमको चेक करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड्स, प्रायर पीरियड से कंपैरिजन। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं बच्चे लोगों, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए कि अगर एंटिटी के अंदर मान लीजिए कि सैलरी है बच्चों, समझना, फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहां पे बात करते हैं सैलरी की, है ना। अब क्या होता है बच्चों, जब मैं पिछले 5 साल की सैलरी चेक कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल बार बार यही वाले एग्जाम्पल काम में आएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पिछले 4-5 साल का सैलरी चेक करता हूं, पिछले 5 साल का। तो पिछले 5 साल का सैलरी जब मैंने चेक किया, अच्छा इससे एक बड़ा फायदा ये भी है बच्चों कि अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था ना कि कई बार मैं प्लानिंग स्टेज पे ये काम कर लेता हूँ। अब बच्चों क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा सैलरी, अब उस एंटिटी में बच्चों 10,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। कितने एम्प्लॉय काम करते हैं बच्चों? 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब दिक्कत यह है कि 10,000 एम्प्लॉइज का सैलरी अगर मैं चेक करने बैठा सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर भी, तब भी बहुत टाइम लगने वाला है। पर सैम्पलिंग करूं नहीं करूं मेरी चॉइस पे है। तो मैंने एक छोटा सा तरीका और अपनाया बच्चों। मुझे पता लगा कि भी पिछले 5 सालों में एम्प्लॉइज के नंबरिंग में कोई खास चेंजेस नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि एम्प्लॉय ज्यादा आए हों ज्यादा गए हों, करीब करीब उतने एम्प्लॉय 10,000 हर बार रहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कंपैरिजन किया तो मुझे पता लगा कि पिछले 5 सालों में जो सैलरी 10,000 एम्प्लॉइज को दिया गया, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों, 10,000 एम्प्लॉइज है और मुझे पता लगता है कि भाई एक बार जो सैलरी है वो मान लेते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, कोई बड़ा अमाउंट नहीं लेता मैं, 10 लाख रुपए की मुझे सैलरी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपको लगा सर 10,000 एम्प्लॉय को 10 लाख रुपया दे रहे हो, इतनी कम कोई सैलरी होती है क्या? अरे जस्ट फॉर एग्जाम्पल है बच्चे लोगों, 10 लाख का सैलरी मुझे दिखता है कि भाई पिछले साल जो है वो 10 लाख था, उससे पिछले साल करीब करीब 9.5 लाख के आसपास का सैलरी पे किया था, उसके पहले बच्चों करीब करीब 8.9 लाख का सैलरी था, है ना, और उससे पहले पहले करीब बच्चों करीब करीब 7 लाख के आसपास का सैलरी था। मतलब सैलरी का सीक्वेंस कैसे बढ़ा, 7 लाख था, 7 लाख के बाद मान लीजिए 8.9 हुआ, फिर सीधा आकर के सीधा कितना मान लीजिए 9.5 हुआ और उसके बाद 10 लाख हुआ, ऐसा मान लीजिए। उससे पहले अगर देखो तो 6.5 था। तो ऐसा कुछ सैलरी के बारे में बच्चों मुझे पता लगा, है ना, कि भाई 5 साल पहले 6.5 लाख था, फिर 7 लाख हुआ, फिर एकदम से थोड़ा सा बड़ा 8.9 हुआ, फिर आकर के ये सीधा सीधा सा 9.5 लाख पे सैलरी आ गया, और उसके बाद बच्चों 10 लाख पर ये सैलरी आकर के रुक गई है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो भी है, चलो मैं मान लेता हूँ, चलो 1000 एम्प्लॉइज है ना, आप लोगों को लगेगा नहीं तो सर 10,000 को 10 लाख ही दे रहे हो सर, ये तो बहुत कम होता है, चलो ऐसा मुझे पता लगा। तो अब बच्चे लोगों मेरा एक प्रेडिक्शन है, मतलब पिछला जो मैंने चेक किया उसके बेस पर मेरा एक एनालिसिस है, और मेरा एनालिसिस ये कहता है कि भाई सैलरी में जितना इंक्रीजिंग मुझे दिख रहा है, ज्यादा से ज्यादा इस बार का सैलरी 11 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बच्चों क्या कहते हो, है ना भाई? हो सकता है इस बार कुछ इंक्रीमेंट अगर दिया हो, तो इंक्रीमेंट वगैरह अगर सब भी मैं मिला लूं तो हद से हद सैलरी बच्चों जो जाने वाला है वो मुझे लगता है कि भैया 11 लाख रुपए से ज्यादा का तो नहीं होगा। क्या कहते हो? 11 लाख रुपीस बच्चों मुझे लगता है कि उससे ज्यादा का ये सैलरी जो है वो होने वाला हमको नहीं दिखता है। 11 लाख का सैलरी ऐसा मुझे लगता है कि भाई, अच्छा 11 लाख में भी मैं ये कह सकता हूं कि 10.45 लाख से लगा करके 11 लाख का सैलरी मुझे लगता है। ये मेरा प्रिडिक्शन कह दो, मेरा अनुमान कह दो, कुछ भी कह दो। आपको मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले तो ये बताओ भाई, जब मैंने एंटिटी का ऑडिट करना स्टार्ट किया, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं इस वक्त के अंदर 20-21 का ऑडिट कर रहा हूं और एक सैलरी का अमाउंट देखना चाह रहा हूं, तो मैंने पिछले 5 सालों का सैलरी चेक किया, उसके हिसाब से 6 लाख, 7 लाख, फिर 8.9 लाख, फिर 9.5 लाख, फिर 10 लाख, ऐसा ऐसा सैलरी बढ़ा है। तो इस बार का मुझे लगता है 10.45 से 11 लाख के बीच में वो सैलरी रहा होगा, बराबर से बच्चों। ठीक है, अब मैंने एक्चुअल सैलरी के रिकॉर्ड निकलवाए कि लाओ भाई साहब सैलरी के रिकॉर्ड लाओ, है ना। और जब मैं एक्चुअल सैलरी के रिकॉर्ड देख रहा हूं बच्चों, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, एक्चुअल सैलरी जो मुझे दिखाई दे रही है बच्चों वो 10.9 दिखाई दे रही है। ठीक है, या हो सकता है बच्चों मुझे एक्चुअल सैलरी 11.15 दिखाई दे रही है, 11.25 लाख रुपए या 10,90,000 रुपए, ऐसा कुछ भी बच्चों ये मुझे सैलरी दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं, इतने फ्लक्चुएशन तो होंगे ना, एम्प्लॉइज निकले भी होंगे, नए आए भी होंगे, किसी का सैलरी कम हुआ होगा, कुछ भी ज्यादा हुआ होगा, मतलब इंक्रीजिंग हुआ होगा,
तो ऐसे करके जब मैं 11 लाख या 10.45 से 11 लाख के बीच में सोच रहा हूं और लगभग लगभग उसी के आसपास का कोई अमाउंट आया है, तो इसका मतलब है बच्चों ज्यादा टेंशन नहीं है। और ध्यान से सुनना, अब जब मैं सैलरी के अकाउंट चेक करने की सोचूंगा तो मेरा नेचर, टाइम और एक्सटेंट बच्चों कम हो जाएगा। क्या कहते हो? यही तो मैं आपको भी समझा रहा था। मैंने कहा ना वही एग्जाम्पल मैं भी काम में लूंगा। ये देखो, यही एग्जाम्पल मैंने आपको अभी भी समझाया था, है ना, कि जब मैंने एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दिया और मेरे हिसाब से मेरे एनालिसिस के आसपास ही रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं, तो मुझे एंटी ही कम करना पड़ेगा। मुझे ज्यादा टेस्ट ऑफ डिटेल की जरूरत नहीं है। टेस्ट ऑफ डिटेल में हम क्या करते हैं, सारे सैलरी के वाउचर्स को चेक करते हैं, उनका सैलरी शीट चेक करते हैं। अब वो सब कम करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मेरा अनुमान है वैसा ही सैलरी निकल करके आई है। ठीक है, लेकिन बच्चों अगर मुझे पता लगता है कि सैलरी का पेमेंट जो है वो 15 लाख रुपए का है, बच्चे लोगों ध्यान से सुनना, सैलरी का पेमेंट कितना, अरे भाई चल जा, 15 लाख सैलरी का पेमेंट बच्चों दिखाई दे रहा है। 15 लाख का सैलरी का पेमेंट अगर मुझे दिख रहा है तो भाई ये तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है, मेरे सोचने से 4-5 लाख रुपया ज्यादा है। अगर इतना बड़ा झोलमाल है, इतना बड़ा गड़बड़ है, तो भैया इसका मतलब मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे उसका एंटी बढ़ाना पड़ेगा बच्चे लोगों। वही जो भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, एग्जैक्टली बच्चों, इसीलिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, पिछले साल से कंपैरिजन करते हैं, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड। इससे हमको बहुत कुछ आइडिया लग सकता है। हो सकता है कि कहीं फर्जी फेक अकाउंट, सप्टेम्बर वाला केस आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसमें यही तो हुआ था कि 13,000 एम्प्लॉइज, 13,000 एम्प्लॉइज के फेक उन्होंने यहाँ पे सैलरी बिल्स बना दिए, उस वजह से इतना सैलरी, तो यहाँ पे भी हो सकता है ये। तो ये सब पे बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर जाएगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। बोलो मेरी बात, जल्दी से बताओ मुझे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? सिंपल एक ही पॉइंट अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है कि भाई कंपैरिजन के अंदर क्या होता है, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन फॉर प्रायर पीरियड, है ना, पिछले साल से कंपैरिजन। अच्छा, दूसरा कंपैरिजन देखो, एंटीसिपेटेड रिजल्ट ऑफ द एंटिटी। अरे बजट एंड फोरकास्ट बच्चे लोगों, अच्छा इसमें मैंने अगला एग्जांपल भी दे दिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का एक्सपेक्टेशन था भाई इस बार सैलरी 11 लाख के आसपास की होगी, उसी से हमने आपका कंपैरिजन करके देख लिया बराबर की एक्चुअल रिजल्ट कितना है। और अगर मुझे डिफरेंस दिखा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं पे गड़बड़ है, मुझे चीजों को ज्यादा चेक करना पड़ेगा बच्चे लोगों। ये हम लोगों ने यहाँ पे मेनली अभी बात की है। क्या कहते हो बच्चों, बात समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, तो अच्छा आप सब जानते हो एंटिटी के अंदर बजट बनता है, तो मैं जो आपके एक्चुअल रिजल्ट हैं उनको बजट से भी तो कंपेयर करूंगा, मतलब पिछले सालों से भी किए, बजट से भी करूंगा कि इस बार आपका बजट इस बेस पे बना हुआ है, तो उससे भी मैच करके देखूंगा कि अगर डिफरेंसेस है तो मुझे चेक करना पड़ेगा क्यों है। और उसके अलावा बच्चों सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। सर ये क्या होती है सिमिलर इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन? बच्चों ऐसी ही जो दूसरी इंडस्ट्री काम कर रही है, सपोज करो आप एक स्टील इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहे हैं, तो दूसरी स्टील इंडस्ट्री जो काम कर रही है सेम, जिसके फैक्टर्स, जिसका सिचुएशन, जिसका मशीनरी लगभग लगभग आपके से मैच करता है, वहां और यहां में अगर डिफरेंसेस आ रहे हैं बच्चों, वहां पे भी 1000 एम्प्लॉइज है, वहां का सैलरी कुछ अलग है, हमारा सैलरी कुछ अलग जा रहा है, ठीक है, वहां के ऑफिस एक्सपेंसेस या वहां का इलेक्ट्रिसिटी और हमारे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत डिफरेंस दिख रहा है, वहां के रॉ मटेरियल या और हमारे रॉ मटेरियल में बहुत डिफरेंस दिख रहा है, जबकि दोनों एंटिटी एक जैसी है। तो बच्चों ये कंपैरिजन भी करके देखा जाता है, ऑडिटर पता लगाने की कोशिश करता है कि कहीं कोई बुक्स के अंदर छेड़छाड़ तो नहीं कर दी गई, कहीं पे कुछ चीजें जो है उनका मैनिपुलेशन तो नहीं कर दिया गया, कहीं ओवर स्टेटमेंट तो नहीं है, कहीं अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है। वहां पे बच्चों ये चीज काम आती है। तो कंपैरिजन हमेशा 3 चीजों से मेनली करते हैं बच्चों अपन। ऐसे तो ये कंपैरिजन के आपको मैं अभी इतने सारे पॉइंट पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मेनली 3 चीजें बच्चों, प्रायर पीरियड से, फ्यूचर फोरकास्ट से, और हम करते हैं सिमिलर इंडस्ट्री से। ये अपने को ध्यान में रखना है। सेम ऐसे ही बच्चों तो 2 चीजें, एक तो कंपैरिजन, दूसरा इसमें होता है रिलेशनशिप। 2 ही चीजों पे चलता है ये, एक तो चलता है बच्चों कंपैरिजन पे, दूसरा चलता है रिलेशंस के ऊपर। से रिलेशन कैसा बताता हूं आपको, रिलेशन भी among element of financial information that would be expected to conform to a predictable pattern based on the entity's experience such as a gross margin percentage। बच्चों इसमें हम लोग निकालते हैं रिलेशनशिप के अंदर रेशियोज। अरे समझे कि नहीं समझे बच्चे लोगों, रेशियोज निकाल करके फिर कंपैरिजन करते हैं। आप लोगों के एफएम में एक टॉपिक आता है बच्चों पूरा का पूरा, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। बराबर से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? तो ये आपका पूरा पॉइंट रेशियो एनालिसिस का, उसका नाम ही क्या है, रेशियो, और साथ में क्या लगा हुआ है, एनालिसिस। वही तो है एनालिटिकल प्रोसीजर, जिसमें आप रिलेशन निकालते हो। सर रिलेशन कैसे?
बच्चों जीपी रेशियो किसका रिलेशन है, जल्दी बताओ। जीपी अपॉन 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 क्या हो गया भाई, अपॉन सेल्स इनटू 100। समझ में आया? जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100 बराबर से। तो वही तो हम आपको यहाँ पे कह रहे हैं, तो हुआ ना सेल और जीपी का रिलेशन। सर फिर क्या करते हैं बच्चों, इस जीपी रेशियो को निकाल के हम करते हैं कंपैरिजन पिछले साल के जीपी से या सिमिलर इंडस्ट्री के जीपी से। सर लेकिन वो तो कंपैरिजन में आ गया बच्चों, कंपैरिजन में हम उसको डायरेक्टली कंपेयर कर रहे थे, अमाउंट से अमाउंट कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग पहले एक रिलेशनशिप के ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। जीपी रेशियो आपका, एनपी रेशियो आपका, डेप्ट इक्विटी रेशियो, दीज आर कॉल्ड रिलेशन। डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट और इक्विटी का रिलेशन, फिर जो परसेंटेज आता है उसको हम कंपैरिजन करते हैं। दिस इज कॉल्ड बच्चों रिलेशनशिप। बहुत सिंपल है। सेम उसी तरह से बच्चों फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल का भी कंपैरिजन होता है। जैसे एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरी। बच्चों सुनना, फिर एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मेरी एंटिटी में 1000 एम्प्लॉय काम करते हैं और ऑन एन एवरेज हर एम्प्लॉय का सैलरी 9000 के बराबर है। समझ रहे हो? किसी का 8000 है, किसी का 10000 है, किसी का 8800 है, किसी का 8500 है, किसी का 9200 है। तो ऑन एन एवरेज जब मैंने लगाया तो मुझे लगता है कि 9000 सैलरी हर एक आदमी का रहेगा। एवरेज मैंने एक तरीके से रफली निकाल लिया। बच्चों सुनना, तो ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मैंने लिए हैं ये है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये नंबर में है। जबकि ये जो 9000 मैंने लिए, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो अपन रिलेशनशिप बिठा रहे हैं किसके बीच में, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि भी साल भर में मेरे एम्प्लॉइज का जो सैलरी है वो इतना होना चाहिए। 9 करोड़ ही हुए ना, ये 90 लाख हुए बच्चे लोगों, 90 लाख, सॉरी 90 लाख। तो 90 लाख रुपया मेरे एम्प्लॉइज का सैलरी जो है होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि 90 लाख रुपया मेरा सैलरी का जो है वो पे हुआ है। अब दिस इज कॉल्ड बच्चों रिलेशनशिप। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिलेशन बिठा दिया। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, एक्चुअल सैलरी को इससे कंपेयर करूंगा। एक्चुअल सैलरी, अब एक्चुअल सैलरी अगर इसी के आसपास दिख रही है तो इसका मतलब है कि भी एंटी कम लगाऊंगा मैं, ज्यादा मुझे सैलरी के बिल्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार ठीक है यार, लगभग मुझे पता लगा कि सैलरी जो है वो 9.5 के आसपास की दिख रही है या 9.2 के आसपास की दिख रही है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है मुझे कि इतना फ्लक्चुएशन तो मैं मान के चल रहा था, क्योंकि मैंने भी जस्ट एक यहाँ पे एस्टिमेट लगाया बच्चों, एक प्रेडिक्शन लगाया है, उसके आसपास अगर है तो इसका मतलब ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। और अगर फ्लक्चुएशन ज्यादा दिखेंगे तो फिर मुझे टेस्ट ऑफ डिटेल अपना बढ़ाना पड़ेगा, जो इसका अगला स्टेप है बच्चे लोगों को, सब डिटेल में अपन चेक कर दे कि अपने को ध्यान में रखना है। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से यहां तक का पॉइंट आप लोग को सबको समझ आया बराबर से? बहुत जोरदार चैप्टर है बच्चों। एनालिटिकल प्रोसीजर पे इस वक्त हमारी बात चल रही है। और जैसा मैंने आपको कहा, एंटिटी में घुसते ही आपने सबसे पहले रिस्क असेसमेंट चेक कर लिया, और जैसे ही आपने रिस्क असेसमेंट को चेक किया फिर आपको लगता है बॉस रिस्क असेसमेंट से हमको नेचर ऑफ बिजनेस तो पता लग गया, अंडरस्टैंडिंग सेट हो गई ना। अदर प्रोसीजर पे जाते हैं, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका टीओसी है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, करना ही पड़ेगा चेक। आपने बच्चे लोगों टीओसी को चेक कर लिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने टीओसी को चेक किया। उसके बेस पे आपने डिसाइड किया कि आपको कितने सब्सटेंटिव इंपॉर्टेंट वाले प्रोसीजर लगाने हैं। उसमें दो आ गए हमारे पास में, टीओडी टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल प्रोसीजर। अब टीओडी के बाद में कंप्लीशन स्टेज पे भी हम एनालिटिकल लगाते हैं बच्चों, समझना दोनों जगह पे लगता है, और प्लानिंग पे भी लगता है। प्लानिंग पे कैसे लगता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि शुरुआत में ही हम लोगों ने ये काम कर लिया, जिससे हमको पता लग जाए कि टेस्ट ऑफ डिटेल कितना लगाना है। तो आप लोग ध्यान में रखोगे बराबर से। इसमें दो ही फॉर्मूलाज है। अच्छा, वर्ड क्या है, प्लॉजिबल रिलेशनशिप, ठीक है, बट अमंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। तो आपको मैंने बता दिया कि फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का क्या कंपैरिजन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और सैलरी। सेम उसी तरह से बच्चों जैसे हमारा होटल बिजनेस है। अब जनरली हमारे होटल का हमने पता लगा लिया कि एक रूम का ऑन एन एवरेज जो है वो 4500 रुपया है, किसी का 2000 है, किसी का 3 है, किसी का 6 भी है। तो एवरेज 4500 एक रूम का आता है, और इतना रूम हमारा ऑक्यूपाई रहता है। तो मैं नंबर ऑफ रूम को मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों ऑक्यूपेंसी से और अमाउंट से, इतना अमाउंट जो है वो होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड बच्चों अगेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। नंबर ऑफ रूम्स आपके जो हो गए वो नॉन फाइनेंशियल डेटा हो गया। पर रूम का रेट कितना है, प्लस कितने टाइम तक भरा रहता है होटल, वो भी मैंने चेक किया।
ये बच्चों सारी आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन हो गई, नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं और कितना ऑक्यूपाई रहता है, वो सब आपकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। और पर रूम का प्राइस जो 4,500 रुपया बच्चों, मान लीजिए 50 रूम है तो 50 रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स, ये नंबर ऑफ रूम आपके लिए क्या हो गया, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ रूम्स। और एक रूम का जो आपका खर्चा वर्चा जितना लग रहा है 4,500 रुपया जो आप लेते हो एक रूम का ऑन एन एवरेज, वो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। उसको मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेंगे, अगर अमाउंट से मैच करता है तो इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक ही है। ऑडिट प्रोसीजर जो एनडी जो है वो टेस्ट ऑफ डिटेल का वो कम लगा सकते हैं, हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चों, आपको ध्यान में रखना है। बराबर से 10 वी कैन से दैट एनालिटिकल प्रोसीजर मे बी सेग्रीगेटेड इनटू दोज मेजर टाइप। ये देख लो, मैंने आपको कहा था क्लाइंट के डेटा को इंडस्ट्री के डेटा से चेक करो, क्लाइंट के डेटा को प्रायर पीरियड के डेटा से चेक करो। भाई एकदम सीधी सीधी सी बात हमने कर दी आपके लिए, बराबर। तीसरे नंबर पे क्लाइंट के डेटा को क्लाइंट डिटरमाइन एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी है बच्चे लोगों, यानी कि जो बजट है उससे आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में ऑडिटर का जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उससे भी चेक कर सकते हो। और उसके अलावा बच्चों नॉन फाइनेंशियल डेटा का यूज भी अपन करते हैं कंपैरिजन के अंदर, आपको मैंने बता ही दिया कि आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। बराबर से आपको समझ में आया। चलिए जी, फिर बच्चे लोगों 2 पॉइंट हम लोग और करने वाले हैं इसके अंदर, 2-3 पॉइंट हम लोग और करेंगे। आइए जी, ई पॉइंट तक आज अपन लोग खत्म करेंगे इसमें। नाउ व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या काम करते हैं भाई, इसमें बहुत सिंपल है बच्चे लोगों, ऑब्जेक्टिव चेक करो। टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस व्हेन यूजिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। बच्चे लोगों 2 खास चीजें हैं यहाँ पे, हमने कह दिया आपका पुराना पॉइंट है, ये प्रोसीजर लगाई क्यों रहे हो, मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपका ऐसे चल रहा है ऐसे 500 सीरीज, और 500 सीरीज बच्चों पूरी की पूरी ऑडिट एविडेंस के लिए काम करती है। तो यहाँ पे वैसे तो एविडेंस के साथ लगता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं रिलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस। तो हमारा पर्पस क्या, हम ये क्यों सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हैं, ताकि ऑडिट एविडेंसेस जो भी आपको मिले वो रिलेवेंट भी हो, साथ साथ में रिलायबल भी हो। बराबर से सेकंड नंबर बच्चों वही हो गया, टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर नियर टू एंड ऑफ द ऑडिट। जनरली तो डेफिनेशन में तो एंड लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन प्लानिंग पे भी काम आती है, एंड में भी काम आती है। ये ऑडिटर को असिस्ट करती है व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन whether financial statement are consistent with the audited understanding of the entity। तो बच्चों 2 ही ऑब्जेक्टिव इसके हो गए, वापस समझो। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आरआर अचीव करना, अरे आरआर याद कर लो, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंसेस, बराबर आरआरई, रिलायबल एंड रिलेवेंट एविडेंसेस, ये ऑब्टेन करना हमारा पहला पर्पस हो गया। और हमारा दूसरा पर्पस है बच्चों टू डिजाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। क्यों, दूसरा पर्पस क्या है, दूसरा पर्पस है बच्चों हेल्प करना ऑडिटर की इन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन। जब आप ओवरऑल कंक्लूजन निकाल रहे होगे उस वक्त की असिस्ट करने का काम करेगा। इतना सा आप मेरे साथ याद कर लो, असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन, तो भी हमारा काम हो जाएगा। ऑडिटर को ओवरऑल कंक्लूजन निकालते वक्त में असिस्ट करने का काम ये करता है कि भाई हाँ तुमने अच्छे से सब कुछ समझा है। तो 2 ही तो हो गए ऑब्जेक्टिव, टेंशन क्या है। 2 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो गए, रिलायबल और रिलेवेंट ऑडिट एविडेंसेस क्रिएट करना, इकट्ठा करना, ऑब्टेन करना, और दूसरा असिस्ट द ऑडिटर व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। अब इसके लिए मेरे पास 2-3 एग्जांपल्स हैं, आइए देखिए एग्जांपल्स अपन ने लिए हैं, फटाफट से मेरे साथ एग्जांपल को चेक करो। आफ्टर अप्लाइंग एनालिटिकल प्रोसीजर, बच्चों सुनना, जब आपने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए एज कंपैरिजन ऑफ जीपी रेशियो विथ दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल से आपने कंपैरिजन करके देखा तो इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैज बीन फॉल इन द रेशियो। बच्चों समझ रहे हो, हमने करंट जीपी रेशियो को पिछले जीपी रेशियो से चेक किया तो पता लगा कि भाई ये तो फॉलिंग डाउन है, नीचे गिर रहा है। अब नीचे गिर रहा है तो बॉस इंक्वायरीज करनी पड़ेगी, पूछताछ तो करेंगे ना। ऑडिट प्रोसीजर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि सर इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी किया तो क्यों, क्या क्या हो सकता है बच्चों, हो सकता है इन्वेंट्री कम दिखाई हो, प्रेफरेंस इन्वेंट्री गायब कर दिया आपने, है ना। हो सकता है आपने सेल का पार्ट बच्चों कम दिखाया होगा, सोचो ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड किधर ने किधर घपला किया है। या हो सकता है बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी चेंज हो गई है, कॉस्ट आपकी बढ़ गई है लेकिन सेल्स प्राइस आपकी चेंज नहीं हुई है। अब ये फ्रॉड भी हो सकता है, एरर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता लगाना इतनी सारी इंफॉर्मेशन का, जीपी रेशियो करंट का जब प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया और आपको अच्छा आपको लग रहा है हमारे पीजे के हिसाब से कि यार इतना डाउनफॉल तो नहीं आना चाहिए, कैसे आ गया, चेक किया तो ये सारी चीजें हो सकती है। ऐसे ही बच्चों अगला चेक करो, जब हम चेक कर रहे थे सन्ड्री डेटर अकाउंट को, सन्ड्री अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स अकाउंट, ठीक है, इसमें क्या किया बच्चों, हमने थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन मंगवाया।
बराबर। लेकिन अब एक्चुअली बच्चों अगेन इट इज कंपैरिजन, समझना, थर्ड पार्टी से जो हमने इंफॉर्मेशन मंगवाया और जो हमारे बैलेंस के अंदर दिख रहा है बच्चों उसमें डिस्क्रिपेंसी आ रही है, मतलब डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये भी तो एनालिटिकल का पार्ट है। सर ये तो अपन ने 505 में पढ़ा था थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन, सर बिल्कुल सही, लेकिन थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मंगवाने के बाद करते क्या हो, हमारा जो अकाउंट स्टेटमेंट है उससे कंपेयर करते हो, वो दिखा रहा है 5 लाख का बैलेंस, हमारी बुक में दिख रहा है 1 लाख का ही बैलेंस, मतलब पैसा उसने दिया, यहाँ लिखा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अब रीजन जब पता करेंगे बच्चों तो क्या पता लगेगा, फेलियर टू डेबिट हिज अकाउंट, क्या बात है, जब आपने उसको माल बेचा होगा तो एंट्री करनी चाहिए थी डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, आपने उसका अकाउंट ही डेबिट नहीं किया भाई, बराबर से। या बच्चों जो उसने पैसा भेजा आपको उसकी एंट्री नहीं की, है ना, नॉन एडजस्टमेंट ऑफ रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम हिम, बराबर से। या मतलब ये हो गया कि उसने मान लीजिए पैसा भेजा तो एंट्री होनी चाहिए थी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, शायद आपने वो एंट्री नहीं की है। अब चाहे फ्रॉड हो चाहे एरर हो वो बात की बात है, लेकिन बच्चों कंपैरिजन से हमको रिजल्ट पता लग रहे हैं। तीसरा नंबर सेम अकाउंट पेबल में हो सकता है, यहाँ पे भी सेम बच्चों वही ऊपर वाली चीज है, वहां आप उसको डेबिट करना भूल गए थे, यहाँ पे उस भाई को क्रेडिट करना भूल गए, है ना। सेम उसी तरह से वहां उसने जो पैसा भेजा उसका एडजस्टमेंट नहीं किया, यहाँ जो पैसा पे हमने किया बच्चों उसका एडजस्टमेंट आपने नहीं किया। कहने का मतलब भाई परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटेड करनी थी, उसको क्रेडिट नहीं किया। या बच्चों जब पेमेंट दिया तो क्रेडिटेड टू बैंक करना था, वो आपने नहीं किया, तो ये सब पता कैसे चलेगा, ये सब पता लगेगा बच्चों एनालिटिकल प्रोसीजर से। कई बार हम लोग जब कंपैरिजंस करेंगे, जब थर्ड पार्टी से हम लोग इंफॉर्मेशन मंगवाएंगे, कंफर्मेशन मंगवाएंगे और उसको करंट से चेक करेंगे तो ये सारी चीजें पता लग सकती है। तो सारे प्रोसीजर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो ऑडिट में घबराया मत करो कि ये क्या होता है वो प्रोसीजर क्या होता है, भाई सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है, टेंशन नहीं लेने का है, बराबर। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखो, टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है, देखना मेरे साथ में, टाइमिंग चेक करना। एनालिटिकल प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड इन द प्लानिंग, देखो टाइमिंग बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करेक्ट इनकरेक्ट में आ सकता है। सर एनालिटिकल प्रोसीजर कब लगाना चाहिए, मैंने आपको कहा था प्लानिंग फेज पे भी लगाना है एज वेल एज बच्चों टेस्टिंग फेज पे भी, यानी जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं तब भी इसको लगाना चाहिए, दोनों जगह पे लगाना है, प्लानिंग टेस्टिंग, एंड दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द कंप्लीशन फेज। चलो 3 जगह पे लगाना है, ओके 2 भी नहीं, अरे 3 जगह पे लगाना है। सर कहां कहां पे, बच्चे लोगों जब प्लान कर रहे हो, उसके बाद जब ऑडिट कर रहे हो, प्रोसीजर लगा रहे हो, टेस्टिंग स्टेज उसको बोलते हैं, और फाइनली बच्चों जब कंप्लीशन हो रहा हो, पीटीसी, पीटीसी बच्चों पीटीसी पे, प्लानिंग स्टेज, टेस्टिंग मतलब जब परफॉर्म कर रहे होगे और जब लास्ट में कंप्लीशन कर रहे होगे तब भी जाकर के आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओगे, ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। बात समझ में आया एकदम। और जो मैंने आपको समझाया वो देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, ये पूरा पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। इन द प्लानिंग स्टेज एनालिटिकल प्रोसीजर असिस्ट द ऑडिटर इन अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट बिजनेस, मैंने आपको कहा था जब प्लानिंग स्टेज के ऊपर आप एनालिटिकल लगाओगे तो आपको एनडीडी के क्लाइंट के बिजनेस के बारे में, एनडीडी के बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड हो जाएगी। इन आइडेंटिफाई एरिया ऑफ रिस्क बाय इंडिकेटिंग एस्पेक्ट, तो ये मत सोचो कि रिस्क असेसमेंट का काम हम वो आरएपी में कर रहे हैं बच्चों, ये वाले के थ्रू भी देखो, वहां तो हमने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए किया था, लेकिन यहाँ एक्चुअल चीजों को फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर बैलेंसेस को, पर्टिकुलर अमाउंट का को फाइंड आउट करने के लिए कि यहाँ क्या डिस्क्रिपेंसीज हो सकती है, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, तब हम एनालिटिकल प्रोसीजर स्टार्टिंग से प्लानिंग में भी यूज करते हैं। और उसी के हिसाब से अच्छा कई सारी चीजें इससे ऐसी पता लग जाती है बच्चों, जो ही वॉज प्रीवियसली अनअवेयर, जो उसको पहले पता नहीं थी, वो सब एनालिटिकल प्रोसीजर से यहाँ उसको आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा, अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और ये उसको असिस्ट करेगा इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर। जो इतनी देर से मैं आपको पॉइंट यही समझा रहा था बच्चे कि जब प्लानिंग स्टेज के ऊपर आप इसका यूज करोगे तो अदर ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट क्या होगा ये अपने को यहाँ से पता लग जाएगा। तो वापस से मेरा ये चार्ट आपकी हेल्प कर देगा, ठीक है। बनावा थोड़ा खतरनाक है ये, बिकॉज कि ये जो है वो मेरा बहुत दिनों से गड़बड़ है, मुझे नया ऑर्डर करना है, पहले मैं देख लूं कि भैया ये वारंटी के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि ये पूरा खराब हो चुका है, पूरा प्रॉपर चल नहीं रहा। चलिए, तो बच्चों जब आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर को प्लानिंग स्टेज पे लगाया तो आपको पता लगा आगे जाकर के कि यार टीओडी कितना करना है, उसका एनटी क्या होगा, इसलिए हम इसको प्लानिंग जो सैलरी वाला एग्जांपल आपको दिया ना, क्योंकि पिछले साल की सैलरी की बेस पे इस बार इतना होना चाहिए, अगर वेरिएशन दिखेगा ज्यादा तो एंटी ज्यादा लगाने पड़ेंगे टीओडी के लिए, नहीं तो कम लगा करके भी काम हो जाएगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो सारे प्रोसीजर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, ये आप लोग ध्यान रखोगे, बराबर से।
तो ये काफी कुछ आज हम लोगों ने कर लिया है। इतना पार्ट आज आप लोग बच्चे लोगों कर लेंगे, इतना आज समझ करके रखेंगे, इसको पढ़ करके रखेंगे। कल की क्लास में मैं बात करूंगा इस पर आगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना करिए, कल हम लोग बात करते हैं इस पर आगे।